के काफिले से जुड़ी हुई अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला जो कि चित्रकूट पहुंच चुका है और 100 किलोमीटर पीछे है प्रयागराज से। बताया जा रहा है कि जल्द ही वो प्रयागराज पहुंचेगा। अमित गंजू हमारे साथ लाइव जानकारी दे रहे हैं। 2 बार माथे पर हाथ रखा। सर तो इस वक्त लगातार हमारे सहयोगी अमित गंजू जो हैं वो अतीक के काफिले के साथ साथ ही हैं। अमित, आप तक यदि आवाज पहुंच रही है तो ऐसा लग रहा है देख के तस्वीरें जैसे कहीं रुका है थोड़ी देर के लिए काफिला। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अतीक का ये काफिला इस वक्त पुलिस लाइन के पास रुका है। इसमें अतीक है इस जगह क्योंकि पुलिस का इतना तकड़ा पहरा है कि पुलिस के अधिकारी बात करने की इनका प्रोटोकॉल है, बात करने नहीं दे रहे हैं। मगर अतीक आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतीक आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन परेशान, मायूस, उदास अतीक। बस ये समझ लीजिए कि किस तरह जाली से जागते हैं, फर्नीचर और पुलिस के बार बार कभी उठ के आते हैं। मतलब बेचैनी साफ तौर पर इनके चेहरे पे देखी जा सकती है कि जब से राजस्थान था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत, उत्तर प्रदेश आते ही मायूस चेहरा, उदास चेहरा, परेशान चेहरा, बेचैन बड़ा चेहरा। ये देखिए, मैं करना चाहूंगा अनिल से थोड़ा कुछ अगर पर्दा इतना टाइट करके लगाया है, देखिए तो अगर देखा जा सकता है कि अतीक इसमें और अब ये काफिला देखा जा सकता है कि अतीक सामने बैठा है, कितना परेशान है। ये वो अतीक था जिसने कईयों की आंखों में आंसू ला दिए। ये वो अतीक था जिसने अपने रहते किसी को पनपने नहीं दिया। आज वो परेशान, मायूस है और अब काफिला चल चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने चल चुका है और इन सबके बीच कहीं ना कहीं इसके चेहरे की उदासी, इसकी परेशानी इस बात का सबब है कि इसने जिसको सताया है उनकी कहा जाए बद्दुआ लगी तो गलत नहीं होगा। आज ये अतीक, अतीक, दमदार अतीक, दबंग अतीक, माफिया अतीक आज लोहे की बेंच पर बैठ के मायूस, रास्ते भर हाथ पे हाथ रखा, कभी हाथ सर पे रखता है, कभी आंसू आंखों में जैसे आंसू आ रहे हैं, उदास, परेशान, बेचैन चेहरा देखा जा सकता है। जबकि कोई पहली बार यहां नहीं आ रहा है, पूर्व में भी था। जितनी बार इसने पिछली बार आया तो कभी मूंछों पे हाथ, कभी अपने पगड़े पे हाथ, मगर जैसे ही यहां से सजा सुनाई गई वो कहीं गश खाने लगा, कहीं रोने लगा। और यही तस्वीर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते ही अतीक की देखने को मिल रही है। चेहरे की आवाजें उड़ी हुई हैं, हमें चेहरे की आवाजें उड़ी हुई हैं और वो कह भी रहा है कि मिट्टी में तो पहले ही मिला दिया गया है, अब तो रगड़ा जा रहा है। अब आप ये बताइए कि अभी इस वक्त काफिला जहां पहुंचा है वहां से प्रयागराज पहुंचने की दूरी कितनी है, समय कितना? और देखिए, जिस प्रकार से न्यायालय की जो गाइडलाइंस थी उसका पूरा पुलिस पालन कर रही है क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 80 की स्पीड चले 70, जैसे ऐसे गाइडलाइंस दी गई 400 किलोमीटर पर टेस्ट होगा व्हीकल का, वो बाकायदा हुआ। लास्ट टेस्ट हुआ झांसी के पुलिस लाइन में। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस दूरी की तो ऐसा मानने का चल रहा है कि 2 घंटे, लगभग 1.5 से 2 घंटे अभी और लगेंगे और 93 किलोमीटर और लेफ्ट है, यानी इसमें अभी 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे। और क्योंकि न्यायालय में 2 बजे तक का समय था, जैसा जो हमारे पास सूत्र हमारे बताते हैं कि शायद आज इनकी यहां सुनवाई नहीं होगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा और कल फिर इनको एक बार न्यायालय पेश किया जाएगा। तो मगर अब क्योंकि काफिला चल रहा है, आप रफ्तार देख सकते हैं कि इस वक्त रफ्तार 20 और 30 के आसपास की है। और लेकिन इन सब के बीच एक सबसे अहम बात जो मैं आपके माध्यम से समेत अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वो अतीक था कि जो मूंछों पे हाथ ताप देता था, मूंछों पर हाथ रखता था, अपना पगड़ा नहीं नीचे उतारता था। उसने कई बार अपना पटका खोला, जबकि वॉशरूम जाना पड़ा तो उसने पटका उठा कंधे पर रखा, फिर अपने सर पे बांधा। यानी बेचैनी, परेशानी, उदासी और कहीं ना कहीं खौफ उसके चेहरे पर एक बार फिर से देखा गया। हालांकि पिछली बार जब वो यहाँ पेश हुआ था उसे सजा भी सुनाई गई, मगर अब जिस उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अब उसे मालूम है कि जुडिशरी रिमांड की बात चल रही है या पुलिस अपने 14 दिन की, इसमें जब उसको आदेश होगा तो 14 दिन की। अब कितने राज खुलेंगे? वो परेशान अपने परिवार के लिए है क्योंकि जितनी बार उससे पूछा गया कि उनका बेटा कहाँ है असद, तो कहने लगे मैं जेल में हूं, मुझे क्या मालूम। यानी छिलछिलाहट उनके कहीं ना कहीं चेहरे पे दिख रही थी। परिवार के प्रति चिंतित रहते, अपने मासूम 2 बच्चों के लिए परेशान थे, अपनी बीवी के लिए परेशान थे, अपनी भाभी के लिए परेशान थे, अपने भाई के लिए परेशान थे। मगर वो दिन भूल गया अतीक जिसने उत्तर प्रदेश के कई भाइयों को रुलाया, कई बेटियों को रुलाया, कई माओं को रुलाया, जिसके साम्राज्य में 3 दशक के साम्राज्य में कईयों ने आंसू बहाए थे। आज जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज खुद वो माफिया, वो बाहुबली ये कहने पर मजबूर है कि मिट्टी में तो मिल ही गई माफियागिरी, अब तो ये व्यर्थ की रगड़ाई चल रही है, रगड़ा जा रहा है मुझे।
अमित, बड़ा सवाल यह है कि अब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पेशी होनी है और इस बार खबर यह भी है कि यूपी पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी। तो क्या यह माना जा सकता है, क्या इसका कयास लगाया जा सकता है कि इस बार जब वो प्रयागराज पहुंचेगा तो कुछ दिन यहां रुकेगा? पिछली बार तो सजा सुनने के बाद वापस फौरन रवाना हो गया था। देखिए, जिस मामले में उसको सजा सुनाई गई थी उस मामले में ये प्रोसीडिंग्स इतना एक्टिवेट नहीं थी क्योंकि वो मामला पूर्व का था। मगर ये करंट इशू है जिसमें प्रदेश में दहशत फैलाने का प्रयास किया, उसमें इनका नाम कहीं ना लिप्त हुआ। इनके भाई अशरफ का जेल से बैठ के पूरे साम्राज्य को चलाने की भी चर्चाएं थी। फोन डिटेल्स, अपनी वाइफ से बात करना, बेटे से बात करना, किसको कहां जाना है उससे बात करना, इन सब के बीच अब पुलिस की प्राथमिकता यह है कि जब ये न्यायालय पेश होगा तो इसके बाद जुडिशियली कस्टडी वाली बात या पुलिस 14 दिन की कम से कम रिमांड जरूर लेगी, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहां से इलाहाबाद का सफर जाना है और ऐसा माना जा रहा है कि आज शायद वो सुनवाई नहीं होगी क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 2 o'clock के आसपास का था और 5 o'clock के आसपास वो वाइंड अप हो जाता है। 5 o'clock से पहले पहुंचना है क्योंकि जो स्पीड इस टाइम आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन अनिल से कहूंगा फिर करें, इस टाइम 20-30 से ऊपर स्पीड नहीं चल रही है। उसका कारण क्या है? और क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा जब तक नहीं टच की थी 70 और 80 की स्पीड थी, बीच में 60 तक भी स्पीड गई, मगर अब 20-30 की स्पीड में गाड़ी चल रही जबकि रास्ता पूरा साफ है, ऐसा नहीं है। मगर क्या गाइडलाइंस हैं उनका ये पालन कर रहे हैं या यहां से इनको सीधे नैनी जेल ले जाएगा, ये उसके लिए थोड़ा आधे से घंटा या 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। मगर एक बात बिल्कुल तय है, एक बात बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर है कि माफिया अतीक, दबंग अतीक, द अतीक, गुंडा अतीक, बमबाज अतीक या तमाम किस नाम से जमीनों पर कब्जा करने वाला अतीक आज लोहे की बेंच पर बैठ के एक बार फिर से पार्ट 2 यानी एक बार फिर से गुजरात से प्रयागराज पहुंच रहा है और अब उसको फिर ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इस बार भी उसको कोई और कस्टडी में पुलिस ले ले और उससे किस तरह का बर्ताव करे और उससे सच किस तरह पुलिस उगलवाए। इस बात को सोच के वो दहशत में है। सुबह हालांकि उसने चाय और बिस्कुट जरूर खाया मगर पूरे रास्ते पर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारी बात हुई, उसने रास्ते पर पानी भी नहीं पिया कि कहीं उसको वॉशरूम ना जाना पड़े। सिर्फ पूरे काफिले में यानी लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर का सफर हो चुका है झांसी से अभी तक का और इसमें सिर्फ एक बार गाड़ी स्टॉप हुई है जिसमें उसने वॉशरूम गया था या नेशनल कॉल के लिए गया था, उसमें 5 से 7 मिनट और उसके बाद से उस व्यक्ति ने उतरना ठीक नहीं समझा। हालांकि रह के वो लोहे के ग्रिल्स की तरफ जाके देखने का प्रयास कर रहा है कि मीडिया मेरे साथ है कि नहीं, कहीं उसको दहशत यह है कि अगर कहीं मीडिया हट जाए, कहीं ऐसा ना उसके साथ कोई घटना हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो कर्म किए हैं, जो उसने पाप किए हैं या जो उसने लोगों को सताया है, वो सबक सामने आ रहा है। जी ठीक है अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी है, ऐसे में 2 से ढाई घंटे का समय कम से कम लगेगा प्रयागराज पहुंचने में, इससे ज्यादा भी लग सकता है। अब आप ये बताइए कि अगर आज पेशी नहीं होती है तो क्या संभव है कि अतीक को एक बार फिर से नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाए या उसको पुलिस लाइन ले जाया जाए? इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हुई है या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए अमित जी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो गाड़ी की एक्चुअल स्पीड है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ड्राइवर की आप स्पीड दिखाएं। हमारी गाड़ी 40 और 40 के स्पीड चल रही है और यही स्पीड से गाड़ी भी चल रही है, जबकि रोड पूरी क्लीन है, क्लियर है, ट्रैफिक की पुलिस आगे चल रही है, पुलिस का एस्कॉर्ट चल रहा है, पुलिस के व्हीकल्स आगे चल रहे हैं। इनके बाद भी ये स्पीड नहीं बढ़ रही। इसका क्या कोर्ट की गाइडलाइंस है या कोर्ट के क्या निर्देश है, उसका क्या कंप्लाइंस हो रहा है, वो ड्राइवर शॉफर उसका अच्छा बता पाएगा या जो आईओ उसके साथ चल रहे हैं। मगर अगर ये 4:30 तक वहां नहीं पहुंचते तो उन्हें सीधे जेल ले जाया जाएगा, जो हमारे पास जानकारी है। और जेल में एक बार जाने के बाद एक बार फिर से इनका मेडिकल होगा और उसके बाद जेल में इनको सुपुर्द किया जाएगा या जेल वालों के हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से न्यायालय पेश होना चाहिए। मगर अभी क्योंकि 4:30-5 बजे तक में टाइम है, काफी टाइम है, लगभग 3:18 अभी हो रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो होपफुली 4:30 तक ये पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी तकरीबन 4:30 से 5 बजे के आसपास ये काफिला पहुंच सकता है और अभी की रफ्तार और समय से अंदाजा लगाया जाए अमित, तो इसकी संभावना कम ही लग रही है कि आज वो कोर्ट में पेश हो पाएगा। कल के ही दिन का इंतजार करना होगा। अभी तक आप बता रहे हैं काफिले की स्पीड भी बहुत कम है, बीच में जाम में भी फंस गया था ये काफिला और अब धीरे धीरे चल रहा है। पुलिस लाइन पर रुका लेकिन अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें अतीक जो है जिस वैन के अंदर है, दोनों तरफ सीट्स हैं, उसके बीच में नीचे की ओर बैठा हुआ दिख रहा है, काफी तनाव में है और कई तरह की आशंकाएं भी उसके दिमाग में होंगी ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने नमाज अता की है या फिर पानी पी रहा है, कोई दवाई पी रहा है, वैन से उतरा नहीं है।
देखिए मेनका जी, नमाज अदा करना, आदमी ये इबादत करना कुर्सी पर भी बैठ कर सकता है। आदमी अगर मरीज है, बीमार, सो के भी इबादत कर सकता है अल्लाह की, क्योंकि उसमें कोई उसके लिए जमीन पर बैठना, ऊपर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक रही बात, वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो बीमार है, इसलिए कि वो ये जान चुका है कि अब जब एक तरफ पूरी पुलिस की वर्कशॉप, या अगर लीगल एस्पेक्ट्स में देखा जाए, क्योंकि पेपर वर्क पुलिस ने पूरा तैयार करके रखा है, और पिछले कई दिनों से जो कॉल डिटेल्स की अगर हम बात करें, या हम बात करें चीजें की जो कनेक्टिविटीज मिली हैं, फंडिंग की, उनके सपोर्टर्स की, या उनके बेटे को सपोर्ट करने की, या दिल्ली से असलहा लाकर यहां उसको प्रयोग करने की, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनके प्रूफ इस वक्त आईओ के पास है, पुलिस के पास है। ये बात उसके जहन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं, इन लोगों की आपस में कनेक्टिविटी, मतलब अगर बात करें गुजरात की उस जेल से लेके बरेली की जेल के बीच सारे गाइडलाइंस प्रॉपरली ट्रांसफर हुए हैं। और यही वजह है कि उसके चेहरे की परेशानी, उसकी मायूसी, उसकी उदासी, उसकी बेचैनी, ये उसके चेहरे पर बयां कर रही है कि अब प्रयागराज दूर नहीं। जी, जब 26 मार्च को यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर चली थी, तो प्रयागराज पहुंचने में 23 घंटे 37 मिनट के आसपास का समय लगा था। उस दौरान भी आप इस काफिले के पीछे पीछे चल रहे थे। इस बार 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, और आप बता रहे हैं कि गाड़ियों की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्या कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जैसा कि अभी तक हमने सुना और जाना कि हर 400 किलोमीटर पर गाड़ियों का इंस्पेक्शन करना है, कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, ये सुनिश्चित करना है। क्या कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से इस बार रफ्तार पर ब्रेक लगी है, रफ्तार बहुत धीमी है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एटीआर होता है, ऑटोमोबाइल टेक्निकल रिपोर्ट। ऑटोमोबाइल टेक्निकल रिपोर्ट वो होती है कि जिसमें गाड़ी की माइलेज, गाड़ी का चलना, किस स्पीड से चल रहा है, कौन ड्राइवर चला रहा है, इस तमाम ऐसी चीजें जो उसमें मेंशन है। और हर 400 किलोमीटर पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टैंक होता है, टैंक की कैपेसिटी 75 लीटर्स की होती है, और ऐसा माना जाता है कि ये बड़ी व्हीकल्स 6 और 5 का एवरेज देती हैं, यानी माना जाता है कि 400 किलोमीटर तक का है। उसके बाद इसको एक बार फिर से चेकिंग कराई जाए, ताकि जिस प्रकार की उसने न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र दिया था कि उसको खतरा है गाड़ी का, और तमाम ऐसी चर्चाएं जो हुई कि गाड़ी पलटना और कहीं कुछ ना कुछ, और उसकी जान को खतरा है। जब आ रहा था तो जान का खतरा था, न्यायालय ने आदेश सुना दिया तो फिर भी खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध किया है तो खतरा और उसके जहन में मंडरा रहा है। और अब इन सब के बीच वाहन अभी भी धीरे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो हमारे पास सूचना है, ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का है। और देखिए, अब ये जो पेट्रोलिंग की भी व्हीकल है प्रिजनर्स, वो अब पीछे थी, उसने भी स्पीड थोड़ी पकड़ी है। मैं अपने कैमरा में चलूंगा, आप फोकस सामने रखें, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से इस वक्त काफिला गुजर रहा है, ठीक, और थोड़ी देर बाद यहाँ फूलपुर, रूहानिया, ऐसे तमाम क्षेत्र आएंगे जहां की जमीनों को लेकर लोग फैसला कराने इसके पास आते थे, और आज जाली के अंदर पर्दा खुद ढकवाने की ये बात कह रहा है कि ताकि इसको भी अपनी जगह लग रहा है कि ये बदली हुई तस्वीर है अमित, इसने ये बदली हुई तस्वीर है जो 2017 के बाद बदली है। आज इस अतीक के सुर, इसके बोल बदले हुए हैं। इससे पहले जब काफिला रुका था, तब मीडिया से बातचीत के दौरान उसने क्या कहा था, कैसे उसने अपना डर जाहिर किया था, अमित एक बार दर्शकों को फिर से वो दिखाते हैं। और यूपी आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। तो माफियागिरी की समाप्ति तो पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। ये बोल बदले हैं अतीक अहमद के। वो अतीक अहमद जिसका कभी वर्चस्व रहा करता था, साम्राज्य रहा करता था, अपराध का साम्राज्य चलाया करता था, आज वो डरा है, सहमा है, चिंतित है अपने परिवार को लेकर। उसका एक कहना है कि अब उसके परिवार को रगड़ा जा रहा है। कल जब साबरमती जेल से उसको लेकर आया जा रहा था, तब उसने कहा कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उसके पास कोई फोन नहीं है, उसने जेल के भीतर से कोई फोन कॉल नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच अब उसके बोल कैसे बदलते जा रहे हैं, वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। एक बार फिर से अमित के पास चलते हैं। अमित, अतीक का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 4 दशकों से ज्यादा तक उसने अपराध की अपनी सत्ता चलाई, और आज वो पूरी तरीके से घुटनों के बल बैठा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। न सिर्फ अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर भी वो चिंतित है, परेशान है। देखिए अमित जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा और बड़ा अहम उसका जवाब भी दिया। वो अपने परिवार के लिए चिंतित, वो अपने लिए चिंतित नहीं उसे, क्योंकि उसे मालूम है था या है
कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो दूर की जेल में है। लेकिन जिस प्रकार से कनेक्टिविटीज जुड़ती जा रही है उमेश पाल हत्या मामले में, पहले स्टेटमेंट्स आना, फिर उसके बेटे के फोटोग्राफ्स आना, फिर गुड्डू मुस्लिम का जुड़ना, फिर बहनोई डॉक्टर का मेरठ से उनका कनेक्टिविटी होना, फिर उसको फाइनेंशियल 50,000 रुपए की मदद करना, फिर एक महिला का गुजरात में उसके अकाउंट में 50,000 रुपीज ट्रांसफर होना, उस महिला का काफिले में आना, तमाम चीजें चीनें एक एक करके अब कड़ी जुड़ती जा गई हैं और वो पूरा एक लिटरेचर तैयार हो चुका है। ये बात वो जानता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी वर्कशॉप 0 से 100 तक के बीच का पूरा पैसेज पूरा एकदम तैयार करके रखा है। अब जो बुक्स हैं या जो चीजें हैं, जो गवाह हैं या जो गवाही है, जो उनके पास प्रूफ्स हैं, वो इतने हैं कि वो जानते हैं कि इस बिहाव पर कोर्ट उन्हें इसको 14 दिन की रिमांड पे इनको देगा और उसके बाद एक एक करके राज ये खुद उगलेंगे, क्योंकि ये बॉडी लाइन बता रही है। अगर वो दोषी नहीं होता तो कभी बेंच पे बैठता, कभी जमीन पर बैठता, कभी टेढ़ा होकर सो जाता, कभी जमीन पर अखबार मांगता कि अखबार बिठा के बैठूंगा। यानी तमाम ऐसी चीजें, एक्टिविटीज पूरे रास्ते पर होती रही हैं। और खासकर जो हमने देखा रक्षा बॉर्डर से लेके अब तक, पहले कहा कि वाइफ का लेना देना नहीं, अरे उसका क्यों नाम ले रहे हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, ऐसी तमाम चीजें उसने रास्ते भर बोली। हर स्टॉपेज पर उसके बोल बदले हुए थे। मगर इन सब के बीच कंक्लूजन ये है कि वो डरा, सहमा, दहशत में आज भी जो पार्ट 2 एपिसोड है या पार्ट 2 है फ्रॉम गुजरात टू प्रयागराज का, उस पार्ट 2 में अभी भी उसके चेहरे पर डर, जैसे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में एंटर किया, चेहरे पे शिकन, चेहरे पे दहशत, चेहरे पे घबराहट, बेचैनी देखी जा सकती है। जी डरा, वो दहशत, उसके चेहरे पर वो खौफ साफ नजर आ रहा है। चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं, परिवार के लिए डर सता रहा है और उसका कहना है परिवार बर्बाद हो गया। अमित, ऐसे वक्त में वो प्रयागराज पहुंच रहा है जहां पर ईडी के छापे अलग से पड़ रहे हैं। 150 करोड़ की संपत्ति है, उसको लेकर के अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। एक तो आपराधिक मामले में पेशी, ऊपर से रिमांड की तलवार और तीसरा अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा। इस बार उसका जो प्रयागराज आगमन है वो कई तरह की और चिंताएं बढ़ा रहा होगा अतीक की। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कृत्य हुए हैं 1980 के दशक में, 90 के दशक में और 2004 और 2007 तक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध करता गया और कहीं ना कहीं से संरक्षक मिलता चला गया, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता चला गया, फाइनेंस का साम्राज्य बढ़ता चला गया। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, जो हमारे सूत्र बताते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी है और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी का सेटअप है अपना। फाइनेंसर्स तमाम हैं, अकाउंटेंट अलग ढंग से डील करते हैं, ड्राइवर अलग डील करता था, पैसे की अलग डीलिंग थी, लैंड्स में अलग डीलिंग थी। इन सब के बीच अब जब सजा सामने आया तो ईडी ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। इस जांच के दायरे में आज ईडी अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है अगर किसी के साम्राज्य को तोड़ना हो। और वो फाइनेंशियल लॉस, वो फाइनेंस या वो मनी जो लोगों से जबरन अर्जित किया गया हो, और जब वो जाने लगे तो आदमी के चेहरे पे मायूसी, उदासी, परेशानी, घबराहट, ऐसी तमाम चीजें मिनट बाय मिनट की तरह, जिस तरह किसी के चेहरे पे दवाई खाने के बाद रिलीफ मिलता है या उसके पहले उसके चेहरा लाल होता है फिर डाउन होता है, उसी तरह इसके चेहरे भी अब बदलते जा रहे हैं। क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा प्रयागराज दूर नहीं है, क्योंकि जिस प्रयागराज को लाने की दोबारा बात चली थी, प्रयागराज पर से पुलिस की सुरक्षा, पुलिस के घेरे, पुलिस की एकदम प्लानिंग और हर सेक्टर वाइज पुलिस के एक पूरे मैप जो प्लान तैयार किया गया था, उसमें एडीजी कानपुर जोन और एडीजी प्रयागराज जोन और कमिश्नरेट पुलिस इलाहाबाद, इन सब ने अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, जिसका परिणाम है कि एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। अब जो आशंका थी कि ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाना, बम चलाना, गुड्डू मुस्लिम से पहले मना करना कि उसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर तमाम फोटोग्राफ्स निकलना, कार्यालय के अंदर से लिटरेचर मिलना, कार्यालय के अंदर से पैसा मिलना, आर्म्स मिलना, एमिनेशन मिलना, बेटे का भाग जाना, ऐसी तमाम चीजें, और खासकर बहनोई जो डॉक्टर है 1 लाख जो मेरठ के सीएससी में था, उसके पास एसटीएफ का जाना, उसको पकड़ना, यानी कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कर। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको तरफ थोड़ा और पैन करके पूरा करें, तो देख सकते हैं कि वो ठीक सामने व्हीकल है जिसमें अतीक अहमद है। मैं कैमरामैन अनिल से कहूंगा थोड़ा और इसको स्पीड आगे लगा के दिखाएं। ये राइट हैंड साइड की जो बेच है, ये गाड़ी नंबर है UP 70 AG 4078। यही वो व्हीकल है जिसमें अतीक
मेरे राइट हैंड साइड पे सेकंड रो में पुलिस 2 कांस्टेबल, उसके बाद 3 कांस्टेबल और हैं। इन दोनों व्हीकल्स की अगर बात की जाए, इस गाड़ी में 14 कांस्टेबल्स हैं। इसके आगे एक ये जो गाड़ी इनोवा चल रही है, इसमें पुलिस के एक इंस्पेक्टर हैं जो आईओ हैं, उनके साथ अपने 5 आर्म्ड कांस्टेबल हैं। उसकी सबसे आगे एस्कॉर्ट की गाड़ी, उसके आगे जिस थाना क्षेत्र से निकल रहे हैं उस थाना क्षेत्र की पुलिस साथ जा रही है, और जिस ब्लॉक से, जिस सेक्टर से, जिस तालुका से निकल रहे हैं, वहां के आईसीओपी, वहां के चौकी इंचार्ज इस पूरे रूट को क्लियर करके दे रहे, ताकि यहां किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो। इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, क्योंकि जब विधानसभा में बोला था कि अपराधी को मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये पूरे एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। कोई एनिमिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा गया था कि मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि जो अपराध करेगा उसको सही स्थान पर पहुंचाएंगे, और ये एक एक करके अब सामने भी आ रहा है। इस बात को लगभग जैसे जैसे समय बढ़ता रहा वैसे से एक एक करके चीजें भी सामने आ रही हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि 4:30 तक यदि ये एंटर कर जाता है, तो आज पुलिस अपना जो जुडिशियल वाली कस्टडी वाली बात कर रहे थे, उसके बिहाफ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत इसको पुलिस कस्टडी में ले सकते हैं। अब मगर उसके लिए कम से कम 1 से सवा घंटा भी और इंतजार करना पड़ रहा है। 3:30 का इस वक्त है, और स्पीड आप देख सकते हैं अमित और आस्था जी, आप देख सकते हैं कि स्पीड क्या चल रही है। 20 और 25 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, कभी कभार 30 भी हो जा रही है। जबकि ये रास्ता, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा रूट को जरा एक बार प्लीज फिर से पैन करें। इतना साफ रूट है, इतना सूदिंग रूट है कि अगर आप इस पे एक गिलास पानी भी रखें तो छलकेगा शायद नहीं, मगर उसके बाद भी व्हीकल धीरे चलाए जा रहे हैं। टेक्निकली मुआयना हो चुका है, गाड़ी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हालांकि राजस्थान में जब कल गाड़ी खराब हुई थी तो 2 से 2.5 घंटे के बीच में उसका टेक्निकल मुआयना भी हुआ और गाड़ी को देखरेख भी की गई। 3 जगह राजस्थान में और मध्य प्रदेश में रुकी, और उत्तर प्रदेश में 2 जगह, यानी झांसी और 1 जगह जहां पेट्रोल पंप पे भराया, और हमीरपुर के कट पे 1। 3 जगह यहां, 3 वहां, 6 जगह के बाद भी अब आप देख सकते हैं कि व्हीकल उसी स्पीड से चल रही है। क्योंकि जो कोर्ट की गाइडलाइन से जो हमारे पास है कि इसे जिस प्रकार से डर जताया था, या जी अमित जी ठीक है, आप लगातार काफिले के साथ मौजूद है और आप बता रहे हैं कि रफ्तार काफी धीमी है यहाँ पर काफिले की, और जबकि रोड स्मूथ है फिर भी रफ्तार धीमी है, वक्त काफी लग सकता है पहुंचने में। आप लगातार बने रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज लाया जा रहा है, कहा जा रहा है 4 बजे के आसपास एंट्री प्रयागराज में हो सकती है, और प्रयागराज में एंट्री हालांकि हो गई है, लेकिन अब जो है पूरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त अभी लग सकता है। रफ्तार काफी धीमी गाड़ियों की है, जैसा हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे। और अतीक अहमद चूंकि एक बार फिर से प्रयागराज उसे ले जाया जा रहा है, तो खौफ, जो डर है, उसके चेहरे पर नजर पहले से ही आ रहा था। उधर अतीक के भाई अशरफ को भी उमेशपाल मर्डर केस में पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उसका काफिला राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है। इससे पहले सीतापुर में न्यूज 18 से खास बातचीत में अशरफ ने आरोप लगाया है कि परिवार को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि बहन और बच्चों का पूरे मामले से क्या मतलब, मेरा जेल में किसी से मिलने का कोई फुटेज नहीं है, और जेल में रहकर कैसे साजिश रची जा सकती है, ये भी सवाल उठाया। आपकी बहन और भांजियां वो आरोपी बना दी गई हैं, इस पे क्या कहोगे? इस पे तो आपको कहना चाहिए, कि औरतों बच्चों तक को आरोपी बनाया जा रहा है। नहीं, इखलाक के घर में तो शूटर गुड्डू मुस्लिम खुद गए, सीसीटीवी फुटेज है। इखलाक के घर में शूटर गुड्डू मुस्लिम के फुटेज है, तो उससे बहन और बच्चियों का क्या मतलब है? नहीं, आप ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, ये आप बता रहे हैं, हम कहाँ से फुटेज देखेंगे? नहीं, फुटेज है हमारे पास, न्यूज 18 के पास फुटेज है। इखलाक गले मिल रहे हैं शूटर गुड्डू मुस्लिम से अपने घर में, वो भी वारदात के बाद। अच्छा, उससे बहन और बच्चियों क्या मतलब है? होगा। और दो नाबालिग बच्चे हैं उनके, अतीक के। कहाँ हैं? नहीं, वो अभी उनको रखा गया बाल सुधार गृह में। भैया आपको लगता है क्या उनको फंसाया जा रहा है, बच्चों नाबालिग को भी? ये तो आप खुद बताइए ना, ये तो आपको खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुलजिम बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन एक तो आपको कहना चाहिए कुछ। एक फुटेज तो आपका भी 11 फरवरी को असद आरा पर्ची 1 की मिल रहे हैं आपसे 4 लोग। नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई फुटेज नहीं है। कुछ बरेली के जेल कर्मी भी कुछ जेल में है। हाँ, जेल में है, जेल कर्मी कुछ जेल में है, लेकिन मेरी किसी से तो ऐसा नहीं है कि नियम कायदों को ताक पे रख के आपकी मुलाकात करवाई जा रही थी? देखिए, मुलाकात हम किससे करेंगे या न करेंगे ये हमारी मर्जी है। कोई अगर मिलने आया भी है, हमने मना कर दिया तो नहीं मुलाकात होगी। नहीं, तो आप इस बात को डिनाई करते हैं कि साजिश में नहीं शामिल है? नहीं, बिल्कुल साजिश नहीं। जेल में रह कौन साजिश करेगा? जेल में रह के कौन साजिश कर सकता है?
क्या साजिश करेगा, वो भी उत्तर प्रदेश की जेल में। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे अशरफ को। अशरफ का ये आरोप है कि मेरे पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। हालांकि हम देख चुके हैं वो फुटेज जिसमें गुड्डू मुस्लिम वहां पर अखलाक के घर पर छुपता हुआ नजर आया था और यहां पर परिवार के सभी लोगों को गुर्गों की तरह इस्तेमाल अब अतीक अहमद करने लगा था। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो अशरफ का काफिला के वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उसे भी बरेली जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज, और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद से जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो अतीक अहमद ने क्या क्या कहा वो भी आपको हम बता रहे हैं। अतीक अहमद ने कहा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अतीक अहमद के शब्द रखे। हालांकि डर खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आया और एनकाउंटर का डर वो पहले से जताता रहा है। हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, परिवार को लेकर चिंता जाहिर करते नजर आए। लेकिन हमने देखा कि अब परिवार के तमाम लोगों को जो गुर्गों की तरह इस्तेमाल किया करता था अतीक अहमद, पहले वो इस तरह के अपने काले धंधे से दूर रखता था परिवार को, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये परिवार इस जराइम की दुनिया की जद में आ गया और कैसे उनका इस्तेमाल वो गुर्गों की तरह करने लगा, वो हम सब ने देखा। वो कहानी आप सभी जानते हैं। ऐसे में परिवार को लेकर चिंता जाहिर करते नजर आए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ के काफिले के साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहां तक पहुंचा ऋषभ मणि काफिला अशरफ का और कितनी देर में यह पहुंचेगा प्रयागराज? देखिए, हम इस वक्त लखनऊ में काफिला चल रहा है। ये आशियाना इलाका है जहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। अशरफ आगे प्रिजन वैन में है और ये मान के चलिए यहां से कम 3.5-4 घंटे लगेंगे और 7:30 के करीब पहुंचेगा वहां पर काफिला इसका प्रयागराज। अब ये बात मान के चलिए काफी मुश्किल है कि आज सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी हो पाए। तो अब ये समझ में आ रहा है कि आज रात नैनी जेल में ही काटनी पड़ेगी अशरफ को और कल इसकी पेशी सीजीएम कोर्ट में हो सकती है और इस उमेश पाल मर्डर केस में भी इसका जुडिशियल कस्टडी वारंट बन सकता है। देखना यही होगा कल प्रयागराज पुलिस अशरफ के लिए कस्टडी वारंट मांगती है या नहीं। बिल्कुल, और अशरफ को अभी हमने सुना, दर्शकों को भी सुनवाया। अशरफ अपने परिवार को लेकर काफी चिंता जाहिर करता नजर आया। उसका कहना है कि अखलाक का अगर कोई कनेक्शन रहा भी हो, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का यानी कि उसकी बहन और भांजियों का कोई कनेक्शन नहीं है। चाहे आयशा नूरी की हम बात करें या उसकी दोनों बेटियों की बात करें। देखिए, कई दफा जब बात हो रही थी अशरफ से तो उसने 1-2 बार ये भी कहा कि वो जेल में है, उसको कुछ पता नहीं है। जब सीसीटीवी फुटेज की बात की, मैंने खुद अशरफ से बात की थी कि अखलाक जो इसका बहनोई है उसके घर पे गुड्डू मुस्लिम के सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को दिखाया दे किस तरह से गुड्डू मुस्लिम वारदात को अंजाम देने के बाद मेरठ अखलाक के